नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखने के बाद में आप इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियाँ। देखिए, मैं वर्ल्ड की और भारत की मिट्टियाँ इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूँ। यदि वो देखनी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखें, और राजस्थान की मिट्टियाँ यदि करनी है तो ये वीडियो देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की मिट्टियां। देखिए, राजस्थान की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। पहले तो ये निर्धारित कर ले, 8 भागों में बांटा गया है। 8 भाग कौन से, मैंने यहाँ पर इसका वितरण बता रखा है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बलुई मिट्टी कहते हैं इसको, रेतीली मिट्टी कहते हैं इसको, मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं इसको। और मरुस्थलीय शब्द आते ही आप समझ जाएंगे कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वहां पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी? रेतीली मिट्टी। जब भी रेतीली मिट्टी की बात आए तो आपने ये ध्यान में रखना है, रेतीली मिट्टी हमेशा क्षारीय प्रकृति की होती है, अम्लीयता उसमें कम होती है, मतलब पीएच मान हमेशा ही ज्यादा रहेगा। जहां भी रेतीली शब्द लगा हो वहां पर पीएच मान हमेशा ही ज्यादा रहेगा। दूसरा कि जहां भी रेतीली शब्द लगा हो वहां पर कैल्शियम की मात्रा हमेशा उच्च रहेगी। जहां रेतीली शब्द लगा हो वहां नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी। मतलब नाइट्रोजन कम है, पीएच मान ज्यादा है, मतलब क्षारीय भी है और नाइट्रोजन की मात्रा भी कम है। इसका मतलब ये उपजाऊ तो नहीं होगी। दूसरा हम देखें कि इसमें क्या चीज पाई जाती है? कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ये अच्छी बात है कि कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इसको यदि हम पुनर्विभाजन करें तो फिर पुनर्विभाजन भी इसके कणों के आधार पर किया जा सकता है कि कण छोटे हैं कि बड़े हैं कि मध्यम है। इस आधार पर इसका पुनर्विभाजन किया जा सकता है। पहली लाइन आपने ये याद रखनी है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मिट्टी का प्रकार कौन सा है? तो आप रेतीली या बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी कहेंगे। इसका विस्तार कहां पर है? पश्चिमी मरुस्थल में है। रेतीली मिट्टी को पुनर्विभाजित मैंने 4 भागों में किया है। रेतीली बालू मिट्टी, रेतीली बालू मिट्टी के कण बड़े होते हैं, मतलब ये जो हिस्सा है राजस्थान का सुदूर पश्चिम हिस्सा, यहाँ पर हमेशा कौन सी मिट्टी मिलेगी? रेतीली बालू मिट्टी मिलेगी। और रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी में सबसे ज्यादा मिट्टी देखे तो रेतीली बालू मिट्टी होती है। क्लियर है? इसके बाद देखे खारी मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है? ये बॉर्डर के समीप यहाँ पर कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। खारी क्यों है? क्योंकि इसमें लवण की मात्रा बढ़ जाती है। लवण मतलब क्या हुआ? NaCl। NaCl की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? खारी। और कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में और नागौर के क्षेत्र में इसकी उपस्थिति है। किस प्रकार की मिट्टी? खारी मरुस्थलीय मिट्टी। तीसरा इसका प्रकार है लाल रेतीली मिट्टी। ये कहाँ पाई जाती है? मध्यवर्ती हिस्से में यहाँ पाई जाती है। कौन कौन सा क्षेत्र है? जोधपुर है, नागौर है, पाली है, जालोर है, चूरू का हिस्सा है, थोड़ा सा झुंझुनू का हिस्सा है। तो ये कौन सी है? लाल रेतीली मिट्टी। अब इसका ध्यान रखना, रेतीली मिट्टी, फिर दूसरा खारी मिट्टी, उसके बाद में लाल रेतीली मिट्टी। क्रम से हम पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर है पीली भूरी रेतीली या टिप्पी मिट्टी भी कहते हैं। ये थोड़े से मात्रा में पाई जाती है। कहां पर? या तो चूरू में थोड़े से हिस्से में है, फिर नागौर में है और इसके बाद में पाली में है। ये पीली भूरी रेतीली मिट्टी की विशेषता क्या होगी कि इसमें चूने की मात्रा पाई जाएगी। चूना से याद रखना कि चूरू और नागौर में पाई जाती है। चूरू नागौर में पाई जाती है। पाई से पाली याद रखना। चूरू, नागौर और पाली। कौन सी मिट्टी? भूरी पीली मिट्टी। क्लियर है? तो ये था रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी से संबंधित वर्णन। दूसरा देखते हैं हम
भूरी रेतीली मिट्टी कौन सी है, इसके बारे में ध्यान रखना। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये अरावली के पश्चिमी दिशा में, एकदम पश्चिमी दिशा में ये वाला जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्षेत्र कौन सी मिट्टी से स्तब्ध है, भूरी रेतीली मिट्टी से स्तब्ध है। इसका पीएच मान, रेतीली है तो पीएच मान हमेशा ही ऊंचा होगा, और पीएच मान ऊंचा है तो इसका मतलब अम्लीयता कम है, क्षारीय मिट्टी है ये। इसके बाद में देखिए नाइट्रेट की मात्रा पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन कम होता है लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, और नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, इसका मतलब कुछ इसमें उपजाऊपन मिलता है। अन्य जैविक पदार्थ कहेंगे रेतीली मिट्टी में, चाहिए हो दोनों में जैविक पदार्थ की कमी पाई जाएगी। जैविक पदार्थ कम होता है, जैविक पदार्थ जहां भी कम होगा मतलब ह्यूमस की मात्रा जहां भी कम होगी उसमें अम्लीयता की कमी होती है, और अम्लीयता यदि 6.5 से और ज्यादा नीचे चली गई तो भी उपजाऊपन कम हो जाता है, और इससे ऊपर जाने से भी उपजाऊपन कम हो जाता है। आदर्श उपजाऊपन कहाँ होगा, 6.5 पर, और प्रकार कैसा है, अम्लीय प्रकार ही है। फिर देखते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। लाल पीली मिट्टी थोड़ा सा भीलवाड़ा का हिस्सा है, सवाई माधोपुर का हिस्सा है, अजमेर सिरोही ये वाला हिस्सा है। तो ये सब मिल करके कौन सी मिट्टी बना रहे हैं, लाल पीली मिट्टी, और इसमें अम्लीयता ज्यादा होती है 5.5 से, और यदि इसमें चूने की मात्रा मिल जाए तो इसकी अम्लीयता संतृप्त हो जाती है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्षारीयता में। मतलब इसका पीएच मान कहाँ तक चला जाएगा, 8.5 तक भी हो सकता है। तो इसकी रेंज कौन सी रहेगी, पीएच मान की 5.5 से 8.5 तक पाई जाती है। ये बनती कैसे है, ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस, इन चट्टानों के टूटने से, मतलब इनके अपक्षय होने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी है ये, लाल पीली मिट्टी। क्लियर है। और इसके बाद देखते हैं हम लाल लोमी मिट्टी। इस क्षेत्र पर ध्यान देना, ये वाला हिस्सा है हाड़ौती का, ये हाड़ौती से स्तब्ध क्षेत्र, और ये वाला उससे स्पर्श करता हुआ क्षेत्र। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हाड़ौती से पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं। मतलब हम हाड़ौती से पश्चिम दिशा से बढ़े, पश्चिम दिशा में बढ़े तो हमें काली से लाल मिट्टी की ओर बढ़ना है। ध्यान में रखना, ये काली से लाल मिट्टी की ओर बढ़ना है। क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ से मिट्टियां क्या बनती है, ये काली मिट्टी, ये वाला क्षेत्र लाल काली मिट्टी, दोनों के गुण मिलेंगे, और ये वाला हिस्सा लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी। तो 3 मिट्टियों का वर्गीकरण आपने यहाँ से उठाना है। पहली कौन सी, काली मिट्टी, हाड़ौती का क्षेत्र, हाड़ौती से स्पर्श करता हुआ जो क्षेत्र मैंने यहाँ दिखाया हुआ है स्टैंडिंग लाइन के रूप में, ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, लाल काली मिट्टी, और इससे स्पर्श करता हुआ पश्चिम दिशा का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, लाल लोमी मिट्टी। यहाँ काली मिट्टी का नाम नहीं है, लाल लोमी मिट्टी का नाम है। क्लियर है। अब इसकी विशेषता देखिए क्या है, लाल मिट्टी जब भी नाम आए तो लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड FeO2, लोहे के ऑक्साइड मिलेंगे आपको। क्लियर है। काली मिट्टी का जब भी नाम आ जाए तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कृत मिट्टी का नाम आएगा। और ज्वालामुखी कृत मिट्टी कौन सी है, जो मालवा पठार का हिस्सा माना जाता है, और मालवा पठार में किसका नाम आ जाएगा, एक तो हाड़ौती पठार का नाम आ जाएगा, और एक ये लाल काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी का अंश इसमें भी है। क्लियर है। तीनों ही मिट्टियों की एक मैं कॉमन बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। इसमें नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी होगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी
कमी पाई जाती है, लेकिन लोहे के ऑक्साइड है और अन्य पदार्थ के कारण, पानी को कंज्यूम रखने के कारण, अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण ये उपजाऊ मानी जाती है। किस प्रकार की फसल के लिए उपजाऊ मानी जाती है? यदि हम गन्ना कहें तो तीनों ही मिट्टियां, गन्ना कहें तो, कपास कहें तो, इन फसलों के लिए, मक्का कहें तो, इन फसलों के लिए ये बड़ी उपयोगी मानी जाती है। क्लियर है? अब एक एक का हम वर्णन करते हैं। सबसे पहले लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी ये दिखाई दे रही है आपको, कहां पर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा है जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें ध्यान रखना, यही वितरण आपको लाल काली में भी मिलेगा, लेकिन वहां पर उदयपुर का नाम नहीं होगा, उदयपुर का नाम नहीं है। यहाँ देखें, ये सवाल ऐसे ही पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में। पिछला जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था 2014 का, उसमें ये सवाल मिलान करने के रूप में आया था और बहुत बार रिपीट होता है कि लाल लोमी और मिश्रित लाल काली मिट्टी ये मिलान करने के रूप में आते हैं। आपने विशेष ध्यान रखना है, उदयपुर जब भी आ जाए तो लाल लोमी की तरफ चलना है, और उदयपुर ना आए तो लाल काली मिट्टी की तरफ चलना है, और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये आ जाए तो काली मिट्टी की तरफ चलना है। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान रखना, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये नाम आया, उदयपुर नाम नहीं है, तो आपने लाल काली मिट्टी ये वाला क्षेत्र आपने ध्यान रखना है। और मालवा का हिस्सा मैंने बताया था कि हड़ौती और ये क्षेत्र जहां भी काली मिट्टी आ जाए मालवा का हिस्सा माना जाएगा। तो ये मिश्रित लाल काली मिट्टी का क्षेत्र है। विशेषता मैं बता चुका हूं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की यहाँ कमी पाई जाती है, लेकिन लोहे के ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है। और इसमें भी लाल रंग किसकी वजह से होगा? लोहे के ऑक्साइड की वजह से होगा। लेकिन विशेषता एक ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो कण है वो बारीक कण मिलेंगे आपको, यहाँ पर कंकड़ पत्थर की मात्रा नहीं मिलेगी, कंकड़ पत्थर की मात्रा नहीं मिलती है। कंकड़ पत्थर की मात्रा कहाँ मिलेगी? जो अरावली का ये हिस्सा है, अरावली का पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें मैंने रेतीली मिट्टी का रूप बताया, भूरी रेतीली मिट्टी, उसमें मिलेंगे कंकड़ पत्थर के कण। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का वर्णन आपने ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मिट्टी के रूप में करना है। काली मिट्टी का कहाँ पाई जाती है? हड़ौती क्षेत्र में, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये शब्द आपने याद रखने हैं। बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़। जब भी हड़ौती का पठार आ जाए या राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आ जाए तो भी ये याद रखना है। और ये मिट्टी क्या कहलाती है? ये रेगूर मिट्टी कहलाती है। रेगूर मिट्टी मैंने विश्व वर्णन में इसका बहुत बढ़िया वर्णन किया हुआ है, विश्व की जब मिट्टियां बताई है उसमें, तो आप वहां से भी देख सकते हैं काली मिट्टी की विशेषता क्या होती है। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर कपास का और गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कच्छारी मिट्टी। कच्छारी मिट्टी कौन सी हुई? जो नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी है और वो मैदानी भाग में विस्तृत हो गई, तो वो क्या कहलाती है? कच्छारी मिट्टी कहलाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? जहां नदियां ज्यादा बहती है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर हिस्से में ये कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। लेकिन कच्छारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी हिस्से में यहाँ भी है। कहाँ? गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये अलवर के जिले में भी पाई जाती है, लेकिन इसका रंग इससे अलग होता है। कौन सी होती है? ये भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी होती है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ के दक्षिणी हिस्से में कौन सी मिट्टी मिलेगी? भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी। निर्माण इनका नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी से है, लेकिन इनके जमाव से ये मिश्रित हो गई है और एक नया रूप बन गया। कहाँ कहाँ? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में। अलवर में
भूरी रेतीली कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। और केवल कछारी मिट्टी कहें तो ये पूर्वी हिस्सा आ जाएगा राजस्थान का, जिसमें कौन कौन है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। ये जो मिट्टी है इसमें उपजाऊपन ज्यादा होता है, उपजाऊपन ज्यादा होता है, जैविक पदार्थ भी मिलते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी मात्रा होती है और कैल्शियम भी मिलता है इसमें। तो इसलिए ये उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। इसका दूसरा नाम क्या रख सकते हैं हम, दोमट मिट्टी रख सकते हैं। क्लियर है। और कछारी मिट्टी राजस्थान में तो हम वर्गीकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम विश्व और भारत का जब वर्गीकरण मिट्टियों का पढ़ते हैं तो इसके भी अन्य रूप बताए हुए हैं। क्लियर है। अब पढ़ते हैं राजस्थान का जो सीएस वर्गीकरण 1975 का जो अमेरिका में वर्गीकरण हुआ था, उसके अनुसार राजस्थान में जो 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है वो कौन कौन सी है उसका हम वर्णन देखते हैं। सीएस वर्गीकरण 1975 के अनुसार राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन कौन सी है देखें। सबसे पहले एंटीसोल की बात करते हैं। ये पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली 2 प्रकार की मृदा है, एक तो एंटीसोल है और एक एरिडोसोल है। एरिडोसोल का मतलब मरुस्थल होता है, मरुस्थल। और एंटीसोल का मतलब होता है कि जिसमें मृदा सेंस्तर विकसित ना हुआ हो, विकसित न हो, वो एंटीसोल में आएगी। अब एंटीसोल में क्या होगा, विभिन्न प्रकार की जलवायु की मृदा मिल करके क्या बनाएगी, एंटीसोल, पश्चिमी मरुस्थल करना है इसमें। और यदि एरिडोसोल की बात आ जाए और स्पेशली जिले पूछ ले आपसे तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली और जालोर मतलब मारवाड़ क्षेत्र में आ जाएगा ये। क्लियर है। कौन सा, एरिडोसोल। अब इसके बाद देखें अल्फीसोल। अल्फीसोल वो क्षेत्र होता है जहां पर कम से कम 3 महीने वर्षा का जल मिलता है, वर्षा का जल 3 महीने मिले और जितने भी लवण या कोई खनिज पदार्थ है वो जा करके द्वितीय संस्तर में विकसित हो जाए, जम जाए, तो वो क्या कहलाता है, अल्फीसोल। और कौन सा एरिया है, ये जयपुर के इर्द गिर्द के सारे जिले किस में आ जाएंगे, ये अल्फीसोल में आ जाएंगे। क्लियर है। फिर है वर्टिसोल। वर्टिसोल में क्या आ जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र के इर्द गिर्द का एरिया आ जाएगा। ये कौन सा क्षेत्र होता है, काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। मतलब जो ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी है उसके कण मिले तो वो कौन सी होगी, वर्टिसोल होगी और इसमें ह्यूमस की मात्रा हमें मिलेगी। फिर बात करें इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, जो सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के इर्द गिर्द का ये वाला हिस्सा, जो यहाँ देखे मारवाड़ का कुछ क्षेत्र किस में आ जाए, एरिडोसोल। इसको छोड़ करके शेष हिस्सा जो मारवाड़ क्षेत्र से स्पर्श कर रहा है, मारवाड़ और वर्टिसोल मिट्टी का जो क्षेत्र है, मतलब एरिडोसोल और वर्टिसोल के बीच में कौन सी मिलेगी हमें, इंसेप्टिसोल मृदा मिलेगी। कहाँ, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में। क्लियर है। अब देखते हैं कि मृदा से संबंधित 2 प्रमुख समस्याएं मानी जाती है। कौन सी, एक तो मृदा की क्षारीयता या लवणीयता और दूसरा है मृदा अपरदन की समस्या। मृदा अपरदन की समस्या बहुत बड़ी है राजस्थान में। पहले हम देखते हैं क्षारीयता या अम्लीयता होने से क्या होता है, लवणीय मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसमें क्षारीयता बढ़ जाती है और क्षारीयता बढ़ने का उपाय क्या है, जिप्सम। जिप्सम ध्यान में रखना। ये अम्लीयता बढ़ जाए मतलब पीएच मान घट गया है तो उसका उपाय क्या होगा, चूना। चूना पत्थर से हम उसकी अम्लीयता को क्या कर सकते हैं, संतृप्त कर सकते हैं। अब बात करें कि मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन प्रमुख समस्या है, किस किस कारण हो सकता है मृदा अपरदन। तो सबसे पहले हम वायु की बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान में वायु का प्रभाव ज्यादा है। वायु के प्रभाव से मृदा अपरदन होता है। दूसरा, सिंचाई के कारण। देखिए वर्षा
हो तो भी मृदा अपरदन होता है, और सिंचाई भूमि हो तो भी मृदा अपरदन होता है। तो इस सिंचाई भूमि से जो मृदा अपरदन हो रहा है उसके उपाय के रूप में हम क्या करते हैं, खेत में मेड़बंदी करते हैं, बाढ़ करना, ये भी मृदा कटाव को रोकने का उपाय है। एक बहुत बड़ा कारण वर्षा के कारण क्या होता है, चादरी अपरदन। ध्यान में रखना, ये चादरी अपरदन क्या होता है। चादरी अपरदन में जब भी वर्षा ऋतु में ऊपरी परत सारी की सारी कट करके हट जाए और एक नई परत वर्षा के बाद हमें दिखने लगे, तो वो किसका उदाहरण है, चादरी अपरदन का उदाहरण है। अब एक मृदा को जो हानि पहुंच रही है वो किसके कारण पहुंच रही है। हम यदि राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा आईजीएनपी के कारण। आईजीएनपी से क्या है, इस नलियों के द्वारा जल भूमिगत चला गया और भूमिगत जल स्तर ऊंचा उठ गया है। ऊंचा उठने से कारण जो भी लवण, खनिज लवण थे वो धरातल के ऊपर आ गए और सफेद चादर के रूप में बिछ जाते हैं। जो राजस्थान में बड़ोप्पल की समस्या, बड़ोप्पल की जो सेम समस्या है, सेम समस्या का कारण क्या होता है, केशिकात्मक का सिद्धांत। तो बड़ोप्पल में जो समस्या आई हुई है वो किसके कारण आई है, जो भूमिगत जल स्तर ऊंचे उठने के कारण। और ऊंचा क्यों उठा, जो आईजीएनपी है उससे जो जल पेंदे में रिश्ता चला गया तो भूमिगत जल स्तर ऊंचा उठ गया। क्लियर है। तो ये था मिट्टी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।